तीन डायबिटिक पेशेंट को कोई ना कोई किडनी का तकलीफ हो सकता है। जनरली टॉयलेट्स अलग अलग जगह पे यूज करना टॉयलेट तो उसकी वजह से कुछ हानि हो सकती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल भी बहुत बार सैनिटरी पैड्स नहीं यूज किए जाते हैं महिलाओं में। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसे हमें सामना करना पड़ता है? आपको हैरानी होगी जान के कि किडनी दो महत्वपूर्ण हार्मोन। नमस्कार। आप सभी लोगों को पता है जेड अंग्रेजी वर्णमाला की अंत है और ए लूप में देखा जाए तो शुरुआत है। वैसे ही हमारे जीवन में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी किडनी जो जीवित रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है, अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। तभी हम हमारा जीवन आनंदमय जी सकते हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज एंकर विदुला। जेड टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जेड टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम भारत के एवं महाराष्ट्र के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट द्वारा हम जानकारी लेंगे। अगर आपकी किडनी खराब है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर इन्फेक्शन है तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हमारी केयर हम कैसे कर सकते हैं, ये हम जानेंगे भारत के एवं नागपुर के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जितेश जसवानी से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जेड टॉक शो। हेलो डॉक्टर जितेश जसवानी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जेड टॉक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर, ऐसे कहा जाता है कि किडनी के लिए वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल। तो क्यों ना हम इस शो की शुरुआत वॉकिंग करते गए। एब्सोल्युटली श्योर। जी। तो डॉक्टर, चलते चलते मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपके पेशेंट के लिए आप रोल मॉडल हो, तो आप तंदुरुस्त रहने के लिए क्या रूटीन फॉलो करते हो? जैसी लाइफस्टाइल है वैसे कोशिश तो मैं करता हूँ कि एक बैलेंस डाइट लूँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की मात्रा जो है वो अकॉर्डिंगली हो। उसके अलावा एक 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एटलीस्ट 2 लीटर पानी एक दिन में पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सॉल्ट इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि नमक से ही ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारियां आगे जाके होती हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी फॉर्म का 30 मिनट्स का एरोबिक एक्सरसाइज हफ्ते में ज़रूर करें, कम से कम 5 दिन, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग या फिर स्विमिंग। ये पाया गया है कि ये करने से आपका लाइफस्टाइल एक्टिव रहता है और आपको आगे जाके हार्ट किडनी रिलेटेड बीमारियां कम होती है। जैसे डॉक्टर ने कहा अभी कि वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज से शुरू करिए वॉकिंग करना और डाइट फॉलो करना। डॉक्टर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल आपसे है कि किडनी की भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में, और साथ ही साथ आमतौर पर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसे हमें सामना करना पड़ता है? तो यूजुअली हमारे शरीर में 2 किडनी होती है जो एक फिल्टर की तरह काम करती है। किडनी के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं। सबसे पहला तो काम है यूरिन यानी कि पेशाब बनाना, जो हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारा किडनी एक छन्नी की तरह काम करता है। हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको मेंटेन करता है। यही नहीं, आपको हैरानी होगी जान के कि किडनी दो महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है आपके बॉडी में। पहला है इरेथ्रोपोइटिन, जो आपके बोन मैरो को खून बनाने के लिए संकेत देता है, और दूसरा विटामिन डी, जो नॉर्मली हमें सनलाइट से मिलता है, हमारे स्किन में जाता है, बट एक्चुअली विटामिन डी आपकी बॉडी में किडनी में एक्टिवेट होता है, जो आपके बोन्स को मजबूत करता है। जहाँ तक रही किडनी की बीमारियों की बारे में, तो आपको जान के हैरानी होगी कि हर 10 डायबिटिक पेशेंट्स में से 3 डायबिटिक पेशेंट्स को कोई फॉर्म ऑफ किडनी बीमारी है। इंडिया में किडनी बीमारियां अभी एक पैंडेमिक बन चुका है। स्लोली स्लोली किडनी बीमारियां यंग पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए किडनी बीमारियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी डॉक्टर जितेश जसवानी ने कहा कि हमारे किडनी के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आगे भी हम बहुत सारी जानकारी उनसे लेंगे, तो आइए हम देखते हैं। डॉक्टर, वैसे तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी, बट अभी सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं। किडनी रोग के सामान्य कारण क्या होते हैं? भारत में मुख्य कारण किडनी बीमारियों के हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़।
जैसा मैंने बताया 10 में से हर 3 डायबिटिक पेशेंट को कोई ना कोई किडनी का तकलीफ हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन एक मुख्य कारण है सीकेडी यानी कि परमानेंट किडनी फेलियर का। इनके अलावा किडनी स्टोन्स भी एक बहुत बड़ा कारण है किडनी की बीमारियों का। अनट्रीटेड स्टोन्स, अनरिकग्नाइज्ड स्टोन्स बहुत बार किडनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यून होती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे ही शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि एसएलई। कुछ तरीके के नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि एफएसजीएस। कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो परिवारों में चलती हैं, जैसे सिस्टिक किडनी डिजीजेस, एडीपीकेडी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा आपको हैरानी होगी जान के कि हमारे इंडिया में अभी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम कहते हैं सीकेडी यू, सीकेडी ऑफ अनडिटरमाइंड अनस्पेसिफाइड ओरिजिन, जिसका कारण अभी भी पता नहीं है। और ऐसे बहुत सारे इंडिया में बेल्ट्स हैं, स्पेशली बेल्ट्स लाइक यवतमाल। इन बेल्ट्स में बहुत यंग पेशेंट्स को अब सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज का बीमारी हो रहा है। तो सीकेडी के ये मुख्य कारण है। जैसे अभी आपने कहा और आपने पर्टिकुलर एरिया के भी बारे में कहा, डॉक्टर मैं जानना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति को कि मुझे किडनी के रोग है, इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली किडनी बीमारियों में बहुत बार सिम्पटम्स बहुत लेट पता चलते हैं, या पेशेंट्स जब हमारे तक पहुंचते हैं तब बहुत लेट हो चुका होता है। पेशेंट्स यूजुअली सीकेडी स्टेज 5 यानी कि इरिवर्सिबल किडनी डैमेज के स्टेज में होते हैं। बट कुछ साइंस एंड सिम्पटम्स हैं जो आप देख सकते हैं। यदि आपको हैं तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, जैसे कि पैरों में सूजन आना, आँखों के नीचे सूजन आना, पेशाब में झाग आना जो झाग सेटल नहीं होता, पेशाब में खून आना, पेशाब की धार कमज़ोर आना, पेशाब रुक-रुक के आना, रात को नींद से पेशाब के लिए बार-बार जाना। इसके अलावा हर वो मरीज़ जिसको लंबे समय से शुगर, लंबे समय से हाइपरटेंशन है, हर वो मरीज़ जो 50 इयर्स के ऊपर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप साल में 1 बार एटलीस्ट अपना एक फुल बॉडी चेकअप कराएँ, जिसमें आप किडनी की जाँच करें। आपको हैरानी होगी जान के कि किडनी की जाँच के लिए सिर्फ़ ₹100 की आवश्यकता है, क्योंकि एक ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और एक अच्छा यूरिन रूटीन का रिपोर्ट आपको ये बता सकता है कि आपका किडनी हेल्दी है कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हमें टेस्ट करना ज़रूरी होता है। पर ऐसे सामान्य कौन-सी चीज़ें आपको आपके प्रैक्टिस में दिखाई देती है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो मरीज़ों में आप अभी देखते हो आपके प्रैक्टिस में? जी, जैसा मैंने कहा हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, पेशेंट्स को डायबिटीज़ रहता है सालों-साल, वो ही टैबलेट्स कंटिन्यू करते हैं सालों-साल। बहुत बार लोकली सिर्फ़ शुगर जाँच करा लेते हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है, डाइट पे कंट्रोल नहीं रहता है। बहुत बार जब किडनी की प्रॉब्लम चालू होती है तो दवाइयों के डोज़ एडजस्टमेंट्स करने की आवश्यकता होती है। तो अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में ना रहना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं। दूसरी चीज़ है बहुत सारे यंग पेशेंट्स को हम देख रहे हैं आजकल किडनी बीमारियों के साथ। इनमें ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं। ऑटोइम्यून बीमारियों को अगर जल्दी पकड़ा जाए तो कुछ दवाइयां जैसे कि स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसे मेडिसिन जो आपकी इम्यूनिटी चेंज करती हैं, उससे किडनी की बीमारी में काफ़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत बार स्पेशली महिलाएं और जो लेडीज़ होती हैं, जो रूरल एरियाज़ से आती हैं, उन्हें शर्म आती है, इसलिए वो बहुत बार सही समय पे डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकती। तो ये कुछ बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। और डॉक्टर जैसे आपने अभी महिलाओं के बारे में बात किया, तो यूटीआई के कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो हम जान के अब से कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक-रुक के होना, पेशाब बार-बार जाना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि पेशाब पूरी नहीं उतरी, रह गई। इसके अलावा महिलाओं में सिर्फ़ सिंपल ब्लैडर पेन, नीचे के रास्ते में, पेट के नीचे के रास्ते में दर्द होना या नीचे से सफ़ेद पानी डिस्चार्ज होना, ये कुछ बहुत कॉमन साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं यूटीआई के। अब यूटीआई हम तब कहते हैं जब वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी से लेके पेशाब के एंड, रास्ते के एंड तक कोई भी एरिया में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको यूटीआई कहते हैं।
लेकिन ये या तो पेशाब की थैली तक सीमित रह सकता है, लेकिन यदि ये ऊपर किडनी तक पहुंच गया तो ये पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए यूटीआई का सही समय पे इलाज करना बहुत आवश्यक है। और एक महिलाओं के बारे में सवाल है। हम लोग ऐसे कहते हैं कि जनरली टॉयलेट्स अलग अलग जगह पे यूज़ करना टॉयलेट, तो उसकी वजह से कुछ हानि हो सकती है। इसके बारे में एज अ डॉक्टर आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल। महिलाओं में स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉमन टॉयलेट यूज़ करने से जल्दी हो सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो बहुत जगह पे फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं है, जो अच्छा नहीं है। नंबर टू, महिलाओं में पेशाब का जो रास्ता होता है वो पुरुषों के मुकाबले छोटा होता है, इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पेशाब की थैली और किडनी तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। दूसरी बात है, महिलाओं में लैट्रिन का रास्ता और पेशाब के रास्ते में भी जो गैप होती है वो बहुत कम होती है। और रूरल एरियाज में बहुत बार हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं किया जाता। आजकल भी बहुत बार सैनिटरी पैड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं महिलाओं में, जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इनमें काफ़ी कॉमन होते हैं। इसीलिए अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। अ, आपने ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दी है। और एक जानकारी, जैसे अभी आपने बात कही है कि सैनिटरी पैड्स अभी यूज़ नहीं होते, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी वजह से क्या इन्फेक्शन हो सकता है? द इन्फेक्शंस जो हो सकते हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं उस एरिया में, जैसे कि पेरिनियल एरिया में जो स्किन इन्फेक्शंस, लोकलाइज स्किन इन्फेक्शंस कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट्स फंगल इन्फेक्शंस, कैंडिडा इन्फेक्शंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जब ये इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते में चले जाता है तो यूरिट्राइटिस, जिसमें पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना, गर्म पेशाब होना, बुखार आना, और कभी कभी ये एक बहुत डिफ़िकल्ट रूप भी ले सकता है जिसमें पेशाब की थैली और किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है। अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी फीमेल्स के लिए दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अभी हम मेन टॉपिक जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। डॉक्टर, हृदय हमारा जो होता है, हार्ट, वो क्या महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का? वो तो है, बट हमारे किडनी डिसीज़ उस पे कितना प्रभाव डालती है? जी बिल्कुल। हमारी बॉडी जो है एक मशीन की तरह है। इसमें हर अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट एक मेन पंपिंग है, एक पानी की मोटर की तरह है जो आगे ब्लड सप्लाई करता है। ज़्यादातर मरीज़ जिनको हार्ट और किडनी बीमारी साथ में होती है, उनकी या तो उम्र ज़्यादा होती है, उनको लंबे समय से बीपी होता है, लंबे समय से शुगर होता है, और किडनी बीमारी के वजह से हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है, और हार्ट की बीमारी की वजह से भी किडनी की तकलीफ़ हो सकती है। जब हमें किडनी की बीमारी होती है तो यूजुअली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत बार पानी की मात्रा जो है शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण सूजन आती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी मरीज़ का उम्र ज़्यादा है, यदि किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और अगर हार्ट ऑलरेडी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, तो ये हार्ट के ऊपर और लोड डालता है, जिसके कारण हार्ट का पंपिंग इफ़ेक्ट हो सकता है। इन पेशेंट्स में हार्ट अटैक यानी आईएचडी, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स हमारे किडनी के रहते हैं, जो एंड स्टेज में रहते हैं, जो डायलिसिस पे आ जाते हैं, बहुत बार गंदगी की मात्रा बढ़ने से, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये गंदगी की मात्रा बढ़ने से भी हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे हार्ट का पंपिंग कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और ये एक विशियस साइकिल है। अगर हार्ट और किडनी एक साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो यूजुअली ये पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। अब ये भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी। अभी आपने बात कही है कि डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें, बट एक बात मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर, अगर किसी परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है और कुछ हिस्ट्री है, तो उसका हमारे जीवन में भी परिणाम हो सकता है या फिर वो अच्छी लाइफ जी सकता है? एब्सोल्युटली, यदि आपके परिवार में किसी को हिस्ट्री है किडनी बीमारी की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि वो एग्जैक्टली क्या बीमारी थी। कुछ बीमारियां हैं जो फैमिली में लगातार चलती हैं, जैसे कि सिस्टिक किडनी बीमारी, एडल्ट ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एडीपीकेडी जैसी बीमारी में परिवार में एक किसी को किडनी का बीमारी होता है, और 50% चिल्ड्रन में ये डेफिनेटली पास ऑन होता है। उसके अलावा एल्पोर्ट सिंड्रोम की बीमारियों में भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जैसे कि किडनी स्टोन्स। बहुत बार कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड, सिस्टीन, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से हमारी किडनी बार बार जो है वो स्टोन्स बनाती है। इसके अलावा कुछ फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स जैसे कि एफएसजीएस, वो भी
परिवार में चलते हैं, माँ बाप में से एक जन को रहता है, आधे बच्चों में रह सकता है, उनके बच्चों में रह सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपना स्क्रीनिंग कराएं। उसके अलावा हर वो इंसान जिसको ये शंका है कि उसको किडनी का बीमारी है, उसको साल में एक बार एटलीस्ट किडनी स्क्रीनिंग कराना ही चाहिए। अ, ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि किडनी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। डॉक्टर, अभी हमारी बात चल रही थी, आपने सॉल्ट के बारे में बोला था, तो किडनी स्वास्थ्य के लिए सॉल्ट क्या रोल करता है? तो सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट इनटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हाइपरटेंशन। जितना ज़्यादा सॉल्ट इंटेक रहेगा उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहेगा। नंबर टू, सॉल्ट वाटर रिटेन करता है आपके बॉडी में। किडनी के मरीजों में बहुत बार वाटर रिस्ट्रिक्शन एडवाइस किया जाता है जब किडनी की बीमारियां बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाती हैं। ऐसे स्थिति में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे सॉल्ट कितना लेना, तो हमारा जो इंडियन डाइट है वो वैसे ही सॉल्ट में भरपूर है। हमें आदत रहती है कि हम सब्जी में भी नमक डालते हैं, हम दाल में भी नमक डालते हैं, हम आटा गूंदने में भी नमक डालते हैं, हम चावल में भी नमक डालते हैं। सो इंडियन डाइट इज रिच ऑफ सॉल्ट। वी हैव टू हैव अ रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट इनटेक विच इज लेस देन 4 to 6 grams। ओके। अब बहुत बार पेशेंट्स ये पूछते हैं कि 4 से 6 ग्राम हम कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, बहुत सारे सुपरमार्केट्स, बहुत सारे ऑनलाइन जैसे अमेज़न पे आपको 1 ग्राम सॉल्ट के सैचेट्स मिलते हैं। या फिर यू कैन जस्ट मेजर विद अ मेजरिंग कप 6 ग्राम्स, टेक इट असाइड, पूरा खाना बिना नमक के बनाइए और फिर आप अपना नमक ऐड करिए। और डॉक्टर, अभी तो सॉल्ट की बात हो गई, पर पानी, जिसे अभी सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रेट रहने के लिए इतना पानी पियो, स्किन के लिए इतना पानी पियो। तो पानी के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जी। इतना पानी। तो इसके बारे में आप क्या कहो? बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऑप्टिमम हाइड्रेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब 8 ग्लास पानी या फिर 2 लीटर एक नॉर्मल इंसान के लिए सफिशिएंट है। हाँ, बहुत बार कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि हमारा जो विदर्भ का बेल्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समर्स में बहुत गर्मी होती है। ऐसे स्थिति में हम मानते हैं कि 500 to 600 हमारा इनसेंसिबल लॉस हो जाता है जो हमारे पसीने में जाता है। तो तब आप थोड़ा सा वाटर इनटेक और इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना आपके किडनी के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, बहुत बार आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली सोडियम को ऊपर नीचे कर सकता है। बहुत कम पानी पीना भी अच्छा नहीं है, इसके वजह से डिहाइड्रेशन, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किडनी के हर मरीज को एक कस्टमाइज डाइट एंड कस्टमाइज वाटर इनटेक एडवाइस किया जाता है। इसका मतलब आपको किडनी का बीमारी है तो आपको 4 लीटर पानी पीना ऐसा जरूरी नहीं है। किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी पूरी खराब हो जाती है, जो डायलिसिस पे होते हैं, उनको यूरिन नहीं आता है, इसीलिए उनको 24 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी पीने की राय दी जाती है, जिसमें उनके खाने का पानी भी आ गया, क्योंकि दाल का पानी भी पानी है, आपका चाय भी पानी है। तो किडनी के पेशेंट्स जो एडवांस्ड किडनी फेलियर में हैं उनको वाटर रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है जिसमें 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे में दिया जाता है। कुछ किडनी की बीमारियां रहती हैं जिनमें किडनी स्टोन्स बनते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें पास्ड ऑफ स्टोन्स होते हैं, या फिर कभी कभी कुछ डेब्रिस होते हैं जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ज्यादा पानी पीजिए। बट बहुत बहुत बार मैंने ये सुना है, बहुत सारे मैंने ये रील्स देखे हैं कि 6 लीटर पानी पीजिए, 7 लीटर पानी पीजिए। इट इज नॉट रिकमेंडेड, देयर इज नो साइंस टू इट, एक्चुअली इट कैन डू हार्म टू योर किडनीज। तो रील पर भरोसा थोड़ा सा कम रखिए, और जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जो सलाह मिलती है वो सलाह फॉलो करिए, ये बात सही है। डॉक्टर, डायबिटीज के मरीजों की बात करें तो उनको ज्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, तो वो ज्यादा पानी पी ले तो इसका कुछ इफेक्ट हमारे किडनी पर होता है? जी, सो डायबिटीज़ में क्या होता है, जब आपकी शुगर हाई होती है तो आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने के कारण 3 लक्षण पाए जाते हैं: ज़्यादा पेशाब होना, ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा भूख लगना। ये डायबिटीज़ मरीजों में होता है। जब इन मरीजों को ज़्यादा प्यास लगती है तो वो ज़्यादा यूरिन जाते हैं, जब वो ज़्यादा यूरिन जाते हैं तो उन्हें डिहाइड्रेशन लगता है, तो उन्हें और ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये एक साइकिल चलती जाती है। ये साइकिल तभी टूटेगी जब आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में होगा। तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जब उनकी शुगर्स
मेडिसिन इंसुलिन से नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो ये सिम्टम्स उनके चले जाते हैं। हाँ, लेकिन बहुत बार हमारे बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो बोलते हैं कि आपने 1.5 बोला है बट ये तो पनिशमेंट है, हम तो रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर पा रहे खुद को। ऐसी स्थिति में कुछ गम्स आते हैं, कुछ लोजेंजेस आते हैं जो आप चूस सकते हैं, जैसे कि कुछ मिंट्स होती हैं, कुछ मेडिकेटेड च्युइंग गम्स भी होती हैं जिससे आपके नेचुरल सलाइवा ज़्यादा बनता है, जिससे आपको प्यास कम लगती है, एंड सॉल्ट। If you have a lot of salt, then your water craving actually goes up. So salt restriction is very important. राइट, ये सारी चीज़ें आपने कही। और एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं किडनी के लिए। तो ऐसी कोई मेडिसिन है जो हमारे किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, या फिर इसकी वजह से किडनी पे कुछ इफेक्ट होता है? जी, सो बहुत इम्पोर्टेंट है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आप जितना हो सके वो अवॉइड करें। इसका मतलब क्या होता है, हमारा सिर दुख रहा है तो हम फार्मेसी पे गए, हमने ब्रूफेन ले ली, हमने डिक्लोफेनाक ले लिया। एक आध बार ठीक है, बट prolonged use of these drugs can actually cause a problem in your kidney diseases. Another thing which I am seeing very frequently is dampened use of generic medicines. बहुत बार कुछ मेडिसिन्स हैं जो जिनका कोई एफडी अप्रूवल नहीं है, जो बहुत टेस्ट से गुजरे नहीं हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स भी हैं जो लोग लेते हैं, बहुत बार वेट लॉस के लिए लेते हैं, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इनफैक्ट इसी स्टेट में मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा। पिछले 2 साल में मेरे पास 2 पेशेंट्स आए हैं जिनको फेयरनेस क्रीम यूज़ करने की वजह से किडनी खराब हुई है। हाँ। इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। 2 यंग फीमेल्स मेरे पास आई, दोनों पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम था, दोनों पेशेंट्स की किडनी की बायोप्सी करी। किडनी की बायोप्सी में हमें कुछ हेवी मेटल्स के परिणाम मिले। ये हेवी मेटल टेस्टिंग जब हमने किया तो हमने पाया कि दोनों महिलाओं में मर्क्यूरी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपके डाइट में कुछ ऐसा है जिसमें मर्क्यूरी जा रहा है, कि आपके घर के पानी में कुछ ऐसा है? बहुत खोदने के बाद हमें ये पता चला कि वो महिलाएं कुछ फेयरनेस क्रीम्स यूज़ कर रही थी। वो फेयरनेस क्रीम्स को जब हमने लेबोरेटरी में भेजा तो हमने जाना कि जो उसके लेबल पे दिया है उससे 10 गुना ज़्यादा मर्क्यूरी उस फेयरनेस क्रीम्स में है। ये मर्क्यूरी आपके स्किन के मेलानिन को ब्रेक करता है जिससे आपकी स्किन फेयर होती है, लेकिन रिकमेंडेशन से ज़्यादा मर्क्यूरी यूज़ करने के कारण वो मर्क्यूरी उनके किडनी में आके उनकी किडनी खराब कर गया। So this is a very big problem that we self-prescribe ourselves with drugs. Seriously, it is very important whatever you take, it is very important that it has to come from someone who's educated and who has a degree. ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आमतौर पर सारी महिलाएं होती हैं, उनको कलर का तो होता ही है कि हमें फेयर जी। दिखना है। और ऐसी दवाइयाँ भी है जैसे आपने अभी कहा। मेरा अगला सवाल पिछले सवाल के मुकाबले वैसा ही है। अ, अगर मैं किडनी पेशेंट हूँ और मैं दवाइयों पे हूँ, तो दवाइयाँ लेनी तो ज़रूरी है। जी, तो फिर ये क्या इफ़ेक्ट होगा और इसके लिए हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपको किडनी का बीमारी है तो आपको अपना पूरा ट्रीटमेंट चार्ट को कस्टमाइज कराना है। फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है और आपको किडनी की बीमारियां हैं तो बहुत सारी डायबिटीज़ की दवाइयां जैसे कि मेटफॉर्मिन एडवांस किडनी बीमारियों में नहीं चलती हैं। ऐसी स्थिति में उन दवाइयों को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दवाइयाँ एक्चुअली किडनी का प्रॉब्लम फिर वर्सन कर सकती हैं। बहुत सारी बीपी की दवाइयों में भी सेम चीज़ है। बहुत सारे रास इनहिबिटर्स जो हम नॉर्मली हर हाइपरटेंशन के पेशेंट को देते हैं, बट जब किडनी का प्रॉब्लम बहुत एडवांस पहुंच जाता है तो ये दवाइयाँ बदलने की ज़रूरत है। इसलिए अपने डॉक्टर से टच में रहना, फॉलोअप में रहना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कि पेन किलर्स। तो कुछ पेन किलर्स हैं जो किडनी के लिए सेफ हैं, जैसे पेन पैरासिटामॉल। पैरासिटामॉल से किडनी पे कोई नुकसान नहीं। तो आप पेन किलर्स लें, लेकिन वो पेन किलर्स लें जो आपकी किडनी को नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है रेगुलर फॉलोअप एंड करेक्ट फॉलोअप। हमारी बातचीत चल रही है और हमारे साथ जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जीतेश जसवानी है। और डॉक्टर, पेशेंट को आपके पास कब आना चाहिए और ऐसे कौन से लक्षण हैं तब उन्हें पता चलेगा कि नहीं अभी विजिट करना ज़रूरी है, और कब आपसे मिलना चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी कि अभी बस ये लास्ट स्टेज है?
मैंने जैसे कहा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट को पता ही नहीं चलते जब तक एडवांस किडनी फेलियर में वो पहुंच जाते हैं। एंड बहुत बार ये पेशेंट्स पहले अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के लिए मिलते हैं एंड फिर वो पिकअप करते हैं कि अरे इसका किडनी का बीमारी है या इसको किडनी का तकलीफ है, ही और शी नीड्स टू सी अ किडनी स्पेशलिस्ट। बट यदि आपको जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स बताए, भूख ना लगना, पैरों में सूजन आना, चलने में दम आना, पेशाब में कुछ दिक्कत होना, अगर ये सिम्टम्स हैं, या फिर यदि आपके रूटीन इवैल्यूएशन में आपका किडनी के रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं, जैसे कि आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपको एक किडनी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि डायबिटीज पेशेंट में आप देखेंगे, डायबिटीज पेशेंट को जब भी किडनी का बीमारी होता है तो बहुत बार वो शुगर नॉर्मलाइज हो जाता है या शुगर ड्रॉप होना चालू हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जो डायबिटीज की मेडिसिन एक नॉर्मल इंसान में चलती है, वो डायबिटीज की मेडिसिन किडनी के पेशेंट्स में नहीं चल सकती क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं होती है बॉडी से। कोई भी ड्रग आप जब देते हैं बॉडी में, वो या तो लिवर या किडनी के माध्यम से बाहर निकलती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो वो ड्रग अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण इन पेशेंट्स में बार बार शुगर ड्रॉप होता है। तो पेशेंट्स को एक तरीके से खुशी भी होती है कि क्या मेरा डायबिटीज नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है और अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स है, तो ऑलवेज चेक फॉर योर किडनी प्रॉब्लम। जैसा मैंने बताया, इट इज़ अ सिंपल टेस्ट कॉस्टिंग लेस देन 100 rupees and you should do an annual checkup. In fact, I would tell you one interesting thing which I follow at my home. At everyone's घर पे जिनका भी बर्थडे आता है, आई मेक श्योर कि बर्थडे के दिन उनका एक एनुअल चेकअप हो जाए, क्या बात। क्योंकि वो याद रहता है कि इसका एनुअल चेकअप बाकी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ चेकअप रेगुलरली, स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप रिस्क पे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। कैसा सुमित? ठीक है, बीपी वगैरह ठीक चल रहा है घर पे? कंफर्टेबल? अंकल अभी ठीक लग रहा है? सांस में आराम है अभी? पहले से ठीक है अभी? अंकल कैसी है तबीयत? कैसे हैं? ठीक है अभी? अच्छा लग रहा है? खाना वगैरह चल रहा है ठीक से घर पे? अब हम डॉक्टर जीतेश जसवानी के डायलिसिस यूनिट में है। हम सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, पर डॉक्टर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आप कैसे आकलन करते हो कि किस मरीज को डायलिसिस की जरूरत है या फिर किस मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है? जी, वैसे डायलिसिस जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो हमारे लाइफ में ईयर्स ऐड करता है। बट डेफिनेटली ट्रांसप्लांट जो है, ट्रांसप्लांट एक इंसान की लाइफ को नियर नॉर्मल बना देता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है, अपने जॉब में, अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जिनके मैरिजेस हुए हैं, जिनको बच्चे हुए हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट क्राइटेरिया। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स इस स्टेट में आते हैं जब वो बहुत लेट हो चुके होते हैं, जब पहले डायलिसिस करना आवश्यक है, बाद में वो ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं। ऑलमोस्ट आई रिकमेंड ट्रांसप्लांट टू एवरी पेशेंट हु इज लेस देन 70 years of age। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिसमें ट्रांसप्लांट संभव नहीं है, जैसे कि कुछ किडनी की बीमारियां जो वापस ट्रांसप्लांट के बाद नई किडनी में भी आ सकती हैं। तो पेशेंट प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर सो एवरी पेशेंट हु इज ऑन डायलिसिस या जिसको किडनी का बीमारी है या जो डायलिसिस पे पहुंचने वाला है, वो डायलिसिस चालू करे बिना डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है, जिसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम आपका पूरा हॉस्पिटल हमने आज देखा है। यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी है और ये सारे पेशेंट्स हैं, सभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो डॉक्टर चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कुछ रूल्स हैं एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए जो आपकी किडनी को भी हेल्दी रखेंगे। एक तो हैव अ गुड साउंड स्लीप of 8 hours at least, which is very important. Keep yourself hydrated,
8 ग्लास पानी या 2 लीटर पानी जो है वो किसी भी इंसान के लिए सफिशिएंट है। हैव अ बैलेंस्ड डाइट विच हैज़ इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट अकॉर्डिंग टू योर बीएमआई एंड कीप योर सॉल्ट इनटेक इन चेक। सॉल्ट हमें कम लेना है जिससे हमारा बीपी ना बढ़े, जिससे किडनी की बीमारियां ना हो। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, पेन किलर से दूर रहें। कोई भी तरीके का एडिक्शन, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो स्वस्थ रहें, एक्टिव लाइफस्टाइल जिए। थैंक यू सो Thank you. मच डॉक्टर, आपका इतना कीमती समय Thank you. हमारे लिए Thank आपने you. आज Thank के दिन दिया। थैंक यू सो मच वंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर टाइम अगर डॉक्टर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो तो ऑफ कोर्स पेशेंट भी उतने ही ज़्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे। आपका नाम मैं पूछ सकती हूँ आपको, आपका नाम क्या है? संजय मोदी। कितने सालों से आप डायलिसिस करवा रहे हो या फिर आपकी 2011 से। ओके, तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ के पूरे ट्रीटमेंट के बारे में और डॉक्टर के बारे में? डायलिसिस पे जीवन कैसा है मोहिते जी, कंफर्टेबल हैं आप? हाँ, डायलिसिस से बहुत बार लोग बोलते हैं कि डायलिसिस के पेशेंट अच्छे नहीं रहते, उनका जीवन आयु लंबा नहीं रहता है। ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि डायलिसिस चालू किया तो पेशेंट बहुत अच्छे नहीं रहते। आपका क्या कहना है? आप तो अपना शॉप भी चलाते हैं, आप खुद 2 व्हीलर पे शायद आते हैं, खुद ही जाते हैं, तो आपका क्या कहना है उन मरीजों के लिए? नहीं, वैसे तो बाकी तकलीफ नहीं है। डायलिसिस पे भी जीवन अच्छा रह सकता है, आप जीते जागते एग्जाम्पल है उसके लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वो खुद से ड्राइव करके यहाँ पे आते हैं और खुद शॉप भी चलाते, तो 2011 से आई थिंक सो इट्स कम्प्लीटली 13 ईयर्स राइट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है और आप लोग जो इंस्टाग्राम पे देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो, ये सारे मिथ्स है, तो एक बार ज़रूर आप कंसल्ट करिएगा डॉक्टर से। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक आज हमारे साथ जुड़े थे भारत एवं महाराष्ट्र के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जितेंद्र जसवानी, जिनका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों के लिए काफी मददगार साबित होगा। जेड टॉक एक ऐसी पहल है जो इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर लोगों में किडनी और किडनी के रोगों के बारे में जन जागृति का एक उपक्रम है। हमें यकीन है कि हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। आप हमारे जेड टॉक पेज के साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए स्पेशलिस्ट के साथ। थैंक यू।